Very good morning, students. Today I'll explain remaining sums of chapter 2. Let's start with 17th. Man and Mohan are partners of firm sharing profit loss in the proportion of 1:1. So, see, profit loss sharing ratio is given. So, when you'll close P&L appropriation account, you have to distribute profit loss in this ratio equal 1:1. Now you have trial balance and some adjustments. You have to solve this sum by yourself. I'll just explain the adjustments and some important points. So let's start with first adjustment. The value of closing stock is 80,000. Its market value is 10% more. Yes, अब यहाँ पे जो 80,000 का क्लोजिंग स्टॉक है उसकी मार्केट वैल्यू उससे 10% मोर है. Yes, बट वी आर इग्नोरिंग इफ मार्केट प्राइस इज मोर. यस, हम दोनों में से जो कम प्राइस होती है वो कंसिडर करते हैं. लाइक यहाँ पे इसकी प्राइस है 80,000 बट इसकी मार्केट वैल्यू 10% मोर है. सो 10% ऑफ दिस 80,000 इज 8,000. यस, एंड दैट इज़ मोर. सो इसकी मार्केट वैल्यू होगी 88,000. बट एज यू नो दोनों में से जो कम होती है हम वही कंसिडर करते हैं. सो हेयर क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड विथ 80,000. सो देर वॉज नो नीड टू कैलकुलेट. आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. यहाँ पे अगर क्लोजिंग स्टॉक की प्राइस कुछ इंक्रीज हो रही है सो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द अमाउंट विच इज़ लेस. यस, सो यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक 80,000 से रिकॉर्ड करेंगे एंड the effects will be in trading account, credit side and balance sheet asset side. Then second, provide depreciation at 10% on machines and building. Now machine पे और building पे depreciation calculate करना है. Let's see what balances are given which will be affected here. You can see you have the balance of building 2,50,000. So 2,50,000 पे डायरेक्टली आप 10% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करोगे एंड सिंपली आपको बिल्डिंग में से माइनस करना है और P&L अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है. यस, बट जो मशीन पे आपको डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है उसके लिए दो बैलेंसेस हैं जिस पे कुछ इफ़ेक्ट्स आएगी. सी, मशीन एंड परचेस ऑफ ऑफिस मशीन, दो सेपरेट बैलेंसेस दिए हुए हैं. सो अब इस पर किस तरह से आपको इफेक्ट देनी है, लेट्स अंडरस्टैंड. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द सेकेंड पार्ट, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन. यस, बिल्डिंग का जो है वो सिंपल ही है, जैसे हम पहले कर रहे थे सेम वैसा ही है. यहाँ पे मशीन का जो डेप्रीसिएशन है उसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग है. नाउ सी व्हाट बैलेंसेस आर गिवन. You have balance of machinery that is 1,50,000. आपको ट्रायल बैलेंस में मशीन का बैलेंस दिया हुआ है 1,50,000 एंड अलग से आपको एक और बैलेंस दिया है परचेस ऑफ ऑफिस मशीन ऑन 1/4/16. अब जो ऑलरेडी हमारे पास 1,50,000 की मशीन्स थी हमने और मशीन्स परचेस की है सो दैट विल बी एडेड. 40,000 की है हम ये मशीन में ऐड कर देंगे. सो हियर प्लस परचेस 40,000 and this machine was purchased on 1/4/2016. Now the total balance of machine is 1,90,000. Now we have to calculate depreciation. For depreciation you have to consider the
परचेस डेट ऑफ एडिशनल मशीन, जो हम दूसरी मशीन परचेस कर रहे हैं उसकी डेट आपको दी हुई है. सो बिफोर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन यू हैव टू कंसिडर दिस डेट. ये डेट हमारे फाइनेंशियल ईयर की स्टार्ट की है या इन बिटवीन आर फाइनेंशियल ईयर फॉल हो रही है. सो यू कैन चेक विथ द डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस की डेट है 31 मार्च 2017. सो हमारा ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? 1/4/2016 को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ होगा. एंड यू कैन सी वी हैव परचेस्ड दिस मशीन, एडिशनल मशीन ऑन 1/4/16. हमारे फाइनेंशियल ईयर के साथ ही हमने ये मशीन परचेज की है. सो यहाँ पे जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट इसी अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे. बट अगर यहाँ पे ये डेट सेम नहीं होती, अलग दी होती, सो आपको डेप्रिसिएशन सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता दोनों का, क्योंकि अगर डेट अलग है तो उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं आता. यस, बट यहाँ पे तो इसकी स्टार्ट की डेट जो हम परचेस कर रहे हैं वो डेट और हमारे फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग की डेट सेम ही है. यस, सो हियर यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन on the total amount of machine. So you have to calculate 10% depreciation on machine. So here less depreciation 10%. Now यहाँ पे बैलेंस जो है वो है 1,90,000 एंड उसी का ही हम 10% लेंगे. सो 19,000 एंड आउटसाइड कॉलम में अमाउंट आएगी 1,71,000. ये जो मैंने इफ़ेक्ट दी है, जो मशीन का बैलेंस लिख के उसमें हमने कुछ प्लस किया है परचेस एंड फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, ये सारी इफ़ेक्ट आएगी बैलेंस शीट में असेट साइड. अब ये डेप्रिसिएशन की हमने एक इफ़ेक्ट दे दी है जो हम बैलेंस शीट में मशीन का बैलेंस लिख रहे हैं उसमें, और दूसरी ये डेप्रिसिएशन 19,000 की इफ़ेक्ट आएगी P&L अकाउंट में. सो इन P&L अकाउंट डेबिट साइड you have to record 19,000 depreciation on machine. I hope this point is clear. जो सेकेंड एडजस्टमेंट था उसमें बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन सिंपल ही था. मशीन में हमने कुछ मशीन्स परचेस की थी. सो आई एक्सप्लेन हाउ यू हैव टू राइट इन बैलेंस शीट. देन थर्ड, डेटर ऑफ 10,000 became insolvent. 50% amount will be received as per instruction of his receiver. Provide 5% bad debt reserve. Now ये जो थर्ड पॉइंट है वो बैड डेब रिजर्व का है, बैड डेब एंड बैड डेब रिजर्व का है. ये हम लास्ट में करेंगे एंड हम लास्ट में क्यों करेंगे दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन. नाउ फोर्थ, 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट. यहाँ पे आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का कुछ बैलेंस दिया है. यू कैन सी हियर बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट. कैश का डेबिट बैलेंस होगा एंड बैंक का जो बैंक ओवरड्राफ्ट है दैट इज क्रेडिट बैलेंस 3,000. अब इसका कुछ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है. सी 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग. सो हाउ यू हैव टू कैलकुलेट, लेट्स अंडरस्टैंड. दिस वाज second adjustment. Now I am explaining the fourth one. See, bank overdraft balance is given. So first we have to record balance and bank overdraft हमारी current liability है. So
जो हम फर्स्ट इफेक्ट दे रहे हैं वो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दे रहे हैं। नाउ सी, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। सो जो भी हम लिख रहे हैं वो करंट लायबिलिटी के अंडर में आएगा। फर्स्ट वी विल रिकॉर्ड बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट 3000। आपको ट्रायल बैलेंस में ये दिया ही हुआ है 3000। सी 3000। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट। नाउ सी, बैलेंस है 3000 एंड उसका 10%, इट मीन्स 300। अब ये 300 आपको रिकॉर्ड करना है। एक तो आउटस्टैंडिंग है, यस, तो लायबिलिटी है, हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। So here the final amount will be 3300 and the second effect, इसकी सेकेंड इफेक्ट जाएगी P&L अकाउंट में, बिकॉज ये जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं हमारे लिए एक्सपेंस है। सो P&L अकाउंट डेबिट साइड फाइनेंशियल एक्सपेंस में आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 300। जब आप P&L अकाउंट में इफेक्ट दे रहे हैं या कोई भी इंटरेस्ट की अगर इफेक्ट दे रहे हैं, सो वंस यू हैव टू चेक कि ऑलरेडी कुछ इंटरेस्ट पे तो नहीं किया है। लेट्स सी यहाँ पे ऑलरेडी बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, बट दैट इज़ नॉट फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का कुछ इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, लाइक 200 दिया हुआ है, सो ओनली 100 रुपीज़ जो है वो आउटस्टैंडिंग आएगा। यस, जैसे हम लोन में करते हैं, ऑलरेडी कुछ दिया हुआ है तो हम सिर्फ आउटस्टैंडिंग जो डिफरेंस वाला हम पार्ट ऐड करते हैं। बट यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट पे जो 10% इंटरेस्ट देना है वो पूरा का पूरा बाकी है। सो हियर वी विल रिकॉर्ड विथ 300, दैट इज 10%। Then fifth, goods of 2000 is missed out to record in sales return book। अब हमने 2000 का कुछ सेल्स रिटर्न हुआ था वो रिकॉर्ड नहीं किया है। ऑब्वियसली सेल्स रिटर्न है, सो एक तो इसकी इफेक्ट सेल्स में जाएगी एंड सेकंड, सेल्स जो है हम डेटर्स हमारे कस्टमर्स को सेल करते हैं, हमारे डेटर्स, सो इसकी दूसरी इफेक्ट डेटर्स में जाती है। सो वी हैव टू गिव इफेक्ट इन सेल्स एंड डेटर्स। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट मैंने इसलिए आपको पहले एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि फिफ्थ एडजस्टमेंट के साथ डेटर्स का कुछ बैलेंस चेंज हो जाएगा एंड डेटर्स में अगर ऑलरेडी कुछ हमने सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया है या सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया है तो पहले उसकी इफ़ेक्ट दी जाती है, फिर बैड डेट और फिर बैड डेट रिजर्व की इफ़ेक्ट दी जाती है। सो वेन एवर देर इज़ एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट और बैड डेट रिजर्व, यू हैव टू चेक दैट एनी एडजस्टमेंट इज़ देयर विच विल अफेक्ट द बैलेंस ऑफ डेटर। आगे कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जो डेटर के बैलेंस को अफेक्ट करेगी। अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट है, लाइक यहाँ पे फिफ्थ एडजस्टमेंट है जो डेटर्स के बैलेंस को कुछ अफेक्ट करने वाली है, सो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दैट एडजस्टमेंट। यहाँ पे पहले हम फिफ्थ एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे एंड फिर हम थर्ड सॉल्व करेंगे। दैट्स वाई मैंने आपको थर्ड पहले एक्सप्लेन नहीं की थी। सो अब हम फिफ्थ एडजस्टमेंट पहले सॉल्व कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली सेल्स और डेटर्स में इफेक्ट आएगी, सो पहले हम सेल्स और डेटर्स का बैलेंस लिख देते हैं। कैन सी इन ट्रायल बैलेंस द सेल्स बैलेंस इज गिवन परचेस एंड सेल्स
Sales, it means credit balance. So it is 1,20,000. And debtors, it means customers. कस्टमर्स एंड सप्लायर्स दिए हुए हैं. डेटर्स, इट मीन्स हमारे कस्टमर्स जिसको हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं. सो कस्टमर्स जिसका बैलेंस दिया है 25,000. सो इन दोनों बैलेंसेस पे कुछ इफ़ेक्ट्स आएगी. सो मैंने यहाँ पे दोनों बैलेंसेस लिखे हुए हैं. एक तो सेल्स पे इफ़ेक्ट आने वाली है जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड. सो पहले हम बैलेंस इनसाइड कॉलम में लिख देंगे 1,20,000. एंड दूसरी जो इफ़ेक्ट है वो बैलेंस शीट में आएगी डेटर्स पे. सो बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर्स 25,000 इन इनसाइड कॉलम. अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन मिस्ड आउट हो चुकी है, जो हमने रिकॉर्ड नहीं की है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे. नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी फॉरगॉट टू रिकॉर्ड. 2,000 सेल्स रिटर्न. हम रिटर्न की बात कर रहे हैं. सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया होता तो हम सेल्स में प्लस करते, बट यहाँ पे तो रिटर्न की बात हो रही है. सो यहाँ पे सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड नहीं है. सो वो सेल्स में से भी माइनस होगा, डेटर्स में से भी माइनस होगा. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट. अगर यहाँ पे सेल्स की बात की होती कि हमने सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया है तो हम सेल्स में रिकॉर्ड करते, सेम डेटर्स में भी प्लस करते. बट यहाँ पे बोला है सेल्स रिटर्न, इट मीन्स रिटर्न की बात हो रही है. सो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, सेल्स में से माइनस होगा और डेटर्स में से भी माइनस होगा. सो लेट्स रिकॉर्ड सेल्स लेस अनरिकॉर्डेड sales return and the amount is 2,000. So here 1,18,000 and same 2,000 हम debtors में से भी माइनस करेंगे. So debtors less unrecorded sales return 2,000 and now the balance is 23,000. now ये जो हमने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया था वो हमने रिकॉर्ड कर लिया. दिस एडजस्टमेंट इज डन. वन मोर पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू. आपको ऑलरेडी कुछ सेल्स रिटर्न दिया होगा. सी गुड्स रिटर्न्ड. नाउ आपको क्वेश्चन होगा कि एक सेल्स रिटर्न हमने माइनस कर दिया है, अब इसका क्या करना है. सो अगेन आपको माइनस करना है. यस, ये जो सेल्स रिटर्न का आपको बैलेंस दिया है, यहाँ पे सेल्स रिटर्न इट मीन्स गुड्स वी आर गेटिंग अगेन यस एज अ रिटर्न. सो डेबिट बैलेंस है 16,000. ये आप आगे चल के जब पोस्टिंग करोगे तो ये जो ऑलरेडी 1,18,000 आपका आया है उसमें से अगेन आप माइनस कर दोगे सेल्स रिटर्न जो ओरिजिनली आपको दिया हुआ है 16,000. यस, सो डोंट बी कंफ्यूज कि एक अनरिकॉर्डेड माइनस किया है देन अगेन जो दिया हुआ है उसका क्या करना है. अगेन यू हैव टू डिडक्ट. सो व्हेन यू विल डिडक्ट दिस 16,000 you will get 1,02,000. Now the most important third transaction, debtor of 10,000 became insolvent. 50% amount will be received as per instruction of his receiver. Then second part, provide 5% bad debt reserve. यहाँ पे बैड डेप एंड बैड डेप रिजर्व दोनों का पॉइंट दिया हुआ है. फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट बैड डेप. जनरली आपको जो डेटर्स का बैलेंस दिया है उसमें से अभी तक डायरेक्ट बोल देते थे कि 5,000 बैड डेप है और राइट ऑफ 5,000 एज बैड डेप. बट यहाँ पे इस तरह से कुछ नहीं दिया हुआ है.
आपको बोला है कि आपके पास जितने भी डेटर्स हैं उसमें से 10,000 के डेटर्स इंसॉल्वेंट हुए हैं और उससे हमको 50% अमाउंट मिलेगी. सो हियर बैड डेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैड डेट इज़ नॉट फॉर ऑल दी डेटर्स. उसमें से कुछ सेपरेट 10,000 की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. सो पहले तो ये 10,000 के डेटर्स हम टोटल डेटर्स में से सेपरेट कर देते हैं. सो यहाँ पे अब हमारे पास जो बैलेंस है डेटर्स का वो 23,000 है. 23,000 में से जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो 10,000 की दी है, तो उसको हम पहले सेपरेट कर देते हैं. टोटल डेटर्स आर ऑफ ₹23,000 and the information for bad debt is given for 10,000. So here 10,000 separated, so the remaining is 13,000. हमने सिर्फ डेटर्स को दो पार्ट में सेपरेट लिखा है. जो इन्फॉर्मेशन दी है वो 10,000 के बारे में दी है. एक हमारा डेटर है 10,000 का, उसके बारे में दी है. सो 10,000 को मैंने अलग से लिखा है एंड रिमेनिंग जो 23,000 में से बचा वो 13,000 अलग लिखा है. अब ये जो 10,000 के डेटर्स की बात हो रही है उसके बारे में एक्चुअली क्या बोला है कि ये 10,000 का डेटर इनसॉल्वेंट हो चुका है. इट मीन्स अब उसके पास से कंप्लीट अमाउंट रिकवर नहीं होगी, बट उसके रिसीवर से हमें 50% अमाउंट रिसीव होगी. अब ये जो पॉइंट है वो पहले प्रैक्टिकली समझ लो. जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो उसके पास जो भी असेट हैं वो सेल करके उसकी लायबिलिटीज़ पे की जाती है, फुल्ली और पार्शली. यस, उसके पास जितनी असेट है उस हिसाब से लायबिलिटीज़ पे की जाती है. एंड इसके लिए एक गवर्नमेंट रिसीवर अपॉइंट होता है, एक पर्सन अपॉइंट होता है जो उसकी असेट्स सेल करता है और लायबिलिटीज़ ड्यू टू सम पर्सन वो पे करता है. यस, उसी की असेट्स में से. सो ये जो रिसीवर है वो 50% अमाउंट हमें देगा. इट मीन्स रिमेनिंग 50% नहीं देगा. दैट इज़ आवर बैड डेट. सो यहाँ पे 50% हमें अमाउंट रिसीव होगी और रिमेनिंग 50% रिसीव नहीं होगी जो हमारी बैड डेट है. सो ये जो 10,000 के डेटर्स हैं उसमें से 50% हमें रिसीव नहीं होगी. दैट इज़ आवर बैड डेट. सो वो हम माइनस कर देते हैं. यहाँ पे आपको बैड डेट की अमाउंट डायरेक्ट नहीं दी थी. यू हैव टू फाइंड विथ दिस कैलकुलेशन. अब ये जो 5,000 बैड डेट आई है ये बैड डेट न्यू है. यस, एडजस्टमेंट की है, बैड डेट न्यू है. तो इसकी इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पे आएगी? एक तो आपको डेटर्स में से माइनस करना पड़ेगा. सो लेस बैड डेट 5,000. सो यहाँ पे आएगा 18,000. एंड दूसरा ये बैड डेट आप P&L अकाउंट में स्ट्रक्चर बना के रिकॉर्ड करते हो. सो आई एम जस्ट शोइंग हियर in P&L account debit side under the head of other expenses you are making structure that is bad debt old plus bad debt new plus bad debt reserve new less bad debt reserve old. इस आप ये जो स्ट्रक्चर बनाते हो उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं. सो अभी जो ये हमने बैड डेट यहाँ से माइनस की है 5,000 दैट इज़ एडजस्टमेंट बैड डेट. यस, ये न्यू बैड डेट है. सो ये हम स्ट्रक्चर में बैड डेट न्यू के सामने लिख देते हैं 5,000. Now the second part of this adjustment provide 5% bad debt reserve.
5% आपको बैड डेब रिजर्व प्रोवाइड करनी है। जनरली क्या होता है, यहाँ पे डेटर्स का जो भी बैलेंस आता है हम उसी पे ही बैड डेब रिजर्व कैलकुलेट कर देते हैं। यस, अभी तक हम इसी तरह से कर रहे थे, बैड डेब के बाद जो बैलेंस बचा उस पे बैड डेब रिजर्व। बट यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें हमने 10,000 के डेटर्स को सेपरेट कर दिया जो इंसॉल्वेंट हो गया है। अब उसके रिसीवर ने श्योरिटी दी है कि वो 5,000 रुपीज़ देगा। यस, सो रिसीवर जो गवर्नमेंट का पर्सन अपॉइंट किया गया है वो 5,000 कंपल्सरी देगा। वी डोंट हैव टू क्रिएट प्रोविजन फॉर दैट। इस पे कोई हमें डाउट नहीं है। यस, हम बैड डेब जो प्रोवाइड करते हैं, बैड डेब रिजर्व प्रोवाइड करते हैं, इट इज़ फॉर डाउटफुल डेटर्स जिस पे हमें डाउट है कि इन फ्यूचर हमें वो पैसे नहीं देंगे। सो ये जो 5,000 हमें रिसीवर देने वाला है, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग बैड डेब ऑन दिस पार्ट। बैड डेब रिजर्व की जो कैलकुलेशन आएगी वो ये रिमेनिंग पार्ट पे ही आएगी। यस, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, ये जो 5,000 रुपीज़ हमें मिलने वाले हैं रिसीवर से, उस पे हम बैड डेब रिजर्व प्रोवाइड नहीं करेंगे बिकॉज अब वो डाउटफुल डेप्ट नहीं है, उस पे हमें कोई डाउट नहीं है, वो रिसीवर देगा। बट ये जो रिमेनिंग 13,000 है उस पे हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे जो 5% की कैलकुलेशन आएगी वो ये टोटल 18,000 पे नहीं आएगी। यहाँ पे जो डेटर्स का रिमेनिंग बैलेंस है 18,000, इस पे कैलकुलेशन नहीं होगी। जो 5% कैलकुलेट करना है वो आपको ये रिमेनिंग 13,000 पे करना है। सो हियर यू हैव टू कैलकुलेट बैड डेब रिजर्व 5% on 13,000. So 13,000 multiply 5%. So here bad debt reserve is 650. नाउ ये जो हमने 13,000 पे बैड डेब रिजर्व कैलकुलेट की है 650, वो माइनस तो ये रिमेनिंग बैलेंस में से ही होगी। जस्ट वी आर कैलकुलेटिंग ऑन 13,000। सो यहाँ पे जैसे हम इफेक्ट देते हैं, माइनस करते हैं, सेम वैसे ही करनी है। बैड डेब रिजर्व इट इज़ ऑफ एडजस्टमेंट, सो न्यू 650. सो द remaining balance of debtor is 17,350 एंड ये जो बैड डेब रिजर्व है ये हम P&L अकाउंट में स्ट्रक्चर में डाल देंगे। बैड डेब रिजर्व न्यू है, सो 650 here in bad debt reserve new. I hope this point is clear. ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, दो पार्ट में डेटर्स को डिवाइड किया है, इट इज़ जस्ट फॉर कैलकुलेशन। जो बैड डेट कैलकुलेट हम कर रहे हैं वो 10,000 डेटर्स के लिए है। सो ये 10,000 वाले पार्ट पे कैलकुलेशन आएगी। और बैड डेट रिजर्व हम प्रोवाइड करते हैं उस डेटर्स पे जिस पे हमें डाउट है। यस, इट इज़ फॉर डाउटफुल डेटर्स। सो जो रिमेनिंग 13,000 है उसी पे ही कैलकुलेशन आएगी, बिकॉज ये जो 5,000 यहाँ पे बच रहा है बैलेंस, उस पर हमें कोई डाउट नहीं है, रिसीवर विल पे। यस, सो मेक श्योर दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन, वी हैव टू सी द रिमेनिंग balances. See, you have capital and drawings balance and you have current account balance too. सो यहाँ पे जो फर्म है वो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन कर रही है। सो आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा और सारी इफ़ेक्ट्स उसमें देनी पड़ेगी। एंड कैपिटल का जो बैलेंस है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस 2,80,000, ये डायरेक्टली आप बैलेंस शीट में लिखोगे। एंड ड्राइंग्स जो डेबिट बैलेंस है वो हम करंट अकाउंट में लिखेंगे।
देन परचेस सेल्स हम ट्रेडिंग में लिखते हैं, इवन सेल्स में तो एडजस्टमेंट की एक इफेक्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन की. देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हमारा एक्सपेंस है P&L अकाउंट में डेबिट साइड. कैरेज आउटवर्ड P&L अकाउंट डेबिट साइड. अगर कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा. देन मशीन का पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. बिल्डिंग पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है. देन ऑफिस सैलरी P&L अकाउंट डेबिट साइड. कस्टमर्स एंड सप्लायर्स का बैलेंस दिया हुआ है. कस्टमर्स इट मीन्स डेटर्स जिस पे हमने इफेक्ट दी, एंड सप्लायर्स इट मीन्स क्रेडिटर्स, क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट में लायबिलिटी में. गुड्स रिटर्न दिया हुआ है, जो डेबिट बैलेंस है 16,000 दैट इज सेल्स रिटर्न. एंड जो क्रेडिट बैलेंस है, हमने परचेस किया था, हमने वापस बेच दिया. यस, सो वो क्रेडिट बैलेंस है परचेस रिटर्न. सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा, परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होगा इन ट्रेडिंग अकाउंट. देन वेट चार्जेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, वेट चार्जेस. देन लोन ऑफ मन, यहाँ पे मन पार्टनर है, सो यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट है, हमें इसकी लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा. दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन. देन कैरेज इनवर्ड है, सो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड. गुड्स एज ऑन 1/4/2016 इट मीन्स ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेस के पहले. देन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, ये ट्रेड से रिलेटेड है, सो P&L अकाउंट में डेबिट साइड. ट्रेडिंग एक्सपेंसेस P&L अकाउंट डेबिट साइड. देन नेक्स्ट वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो हमारा एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, एंड द अमाउंट इज 750. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 750. एंड जो आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है वो हमारी लायबिलिटी है, सो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 2600 आउटस्टैंडिंग वेजेस. देन कमीशन पेड इन एडवांस, हमने कमीशन एडवांस में पे कर दिया है, सो इन फ्यूचर वी विल गेट सर्विस फॉर दैट. हमारा रिसीवेबल है, सो बैलेंस शीट में असेट साइड. देन बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट, कैश का जो है वो डेबिट बैलेंस है, असेट साइड आएगा. एंड बैंक अकाउंट जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. देन इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का कुछ बैलेंस दिया है. ये जो है वो मन की लोन से कनेक्टेड है, सो आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन. इट इज़ पार्ट ऑफ हिडन एडजस्टमेंट. देन इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यहाँ पे परसेंटेज रेट दिया है, इट मीन्स इसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट है. And then current account balances are given which you have to record in current account. Make sure that you are recording current account balance in proper column, proper side. मन का जो 8,000 है वो डेबिट बैलेंस है, सो करंट अकाउंट में डेबिट साइड आएगा. मोहन का जो 12,000 है वो क्रेडिट बैलेंस है, सो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हिडन एडजस्टमेंट्स. First I'll explain loan of मन and interest on loan which is connected to loan of मन. ठीक है, फर्स्ट मैं आपको जो पार्टनर की लोन है उसका एडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड उससे कनेक्टेड जो दूसरा बैलेंस दिया हुआ है वो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है. yes, these two balances are connected and there is hidden adjustment. So ये जो दोनों balances दिए हुए हैं वो मैंने separately लिख दिए हैं. See
लोन ऑफ मन 10,000 दिया है क्रेडिट बैलेंस, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 400 डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट्स थी, या सेपरेटली कुछ प्रोविजंस में नहीं बोला था कि इस पे कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। सो एज पर प्रोविजन 6%। सो पहले तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि 6% कितना आता है। यहाँ पे जो मन की लोन है उसका कोई डेट नहीं दिया हुआ है, सो डायरेक्टली 10,000 मल्टीप्लाई 6%, सो 600। यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा मन की लोन का वो 600 आएगा। अब ये 600 में से ऑलरेडी 400 तो दिया हुआ है, इट मीन्स 400 पे हो गया है, रिमेनिंग पार्ट 200 आउटस्टैंडिंग है। यू कैन सी द डिफरेंस इज 200, दैट इज आउटस्टैंडिंग। सो अब हम इसकी कैसे इफेक्ट देंगे, पहले ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन 400 दिया हुआ है वो P&L अकाउंट में जाएगा। सो P&L अकाउंट डेबिट साइड पहले हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे। सो बोथ इफेक्ट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। फर्स्ट इन P&L अकाउंट डेबिट साइड, एंड जो दूसरी इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगी। So first we will see what will be the effect in P&L account debit side. So P&L account debit side पहले तो 400 जो इंटरेस्ट दिया हुआ है वो हम इनसाइड कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। So interest on loan of मन 400, एंड जो अब डिफरेंस 200 आया है वो आउटस्टैंडिंग है। सो प्लस आउटस्टैंडिंग 200। सो यहाँ पे आउटसाइड कॉलम में आ जाएगा 600। नाउ द सेकेंड इफेक्ट इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये जो लोन 10,000 दिया है वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, सो वो नॉन करेंट लायबिलिटी में आएगा। एंड जो इसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 200 वो हमारी करंट लायबिलिटी है, सो वो करंट लायबिलिटी में हम सेपरेटली शो करेंगे। सो बोथ बैलेंसेस यू हैव टू रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट। लोन ऑफ मन 10,000 and outstanding interest on month's loan, only outstanding part that is 200। हम दोनों बैलेंसेस बैलेंस शीट में लिख देंगे। This was the first hidden adjustment. Now the second hidden adjustment, investment in 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंसेस इट मीन्स बैलेंस शीट में असेट साइड, यस। सो ये जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमने 30,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाया है, हमने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज की है, हमारी सेविंग्स हमने ये इन्वेस्टमेंट में लगाई है, यस। सो जब हम कुछ सेविंग्स हम इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है, हमारी इनकम होती है। सो इस पे 8% इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा, हमारी इनकम होगी, हमें रिकॉर्ड करनी है, कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड हिडन एडजस्टमेंट। जो बैलेंस दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया है, इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड दैट इज़ डेबिट बैलेंस अमाउंट 30,000। अब इसकी इफ़ेक्ट दो आएगी, एक तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और इनकम है हमारी तो P&L अकाउंट में जाएगा, और ये इन्वेस्टमेंट जो हम असेट साइड रिकॉर्ड करते हैं वो बैलेंस शीट में आएगा। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एंड देन वी विल सी द इफेक्ट। 8% है, सो हियर
30,000 मल्टीप्लाई 8%, सो 2400। यहाँ पे कोई डेट नहीं दी है, सो ये कंप्लीट 2400 आउटस्टैंडिंग है विच वी विल रिसीव इन फ्यूचर। अब हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब इसकी दो इफ़ेक्ट आएगी। फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग वेयर वी हैव टू गिव इफ़ेक्ट। एक तो ये 2400 हमें रिसीव होगा, सो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड आर इनकम। एंड दूसरा ये इन्वेस्टमेंट हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में असेट साइड। ना यहाँ पे ये जो हमारा इंटरेस्ट आया है, जो हमारी इनकम है 2400, वो पूरी आउटस्टैंडिंग है। हमें अभी तक कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है। यू कैन चेक इन गिवन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं दिया हुआ है। अगर ऑलरेडी कुछ क्रेडिट इंटरेस्ट दिया हुआ है, इट मीन्स ये 2400 में से हमें कुछ रिसीव हो चुका है। यस, बट यहाँ पे नहीं दिया है। इट मीन्स कंप्लीट 2400 आउटस्टैंडिंग है, वो हमें रिकॉर्ड करना है। सो ये 2400 हमारी इनकम है। P&L अकाउंट क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। $2400। एंड दूसरा बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा 8% इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का 30,000, वो हम इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज 30,000। एंड जो 2400 हमारा इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है, हमें फ्यूचर में रिसीव होगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और रिसीवेबल इंटरेस्ट, वो इन फ्यूचर हमें रिसीव होगा। सो बैलेंस शीट में असेट साइड ही हम सेपरेटली शो कर देंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यहाँ पे आप रिसीवेबल इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। यस, इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू रिसीव दिस 2400। इस तरह से दोनों बैलेंसेस आपको सेपरेटली लिखने हैं। आई होप द सेकेंड hidden adjustment is clear to you. You have to solve this sum in your notebook and share the images on WhatsApp. Remaining two sums, 18th and 19th, you have to solve by yourself. Only I am explaining one point of sum number 18 which is new. जो 18th sum है उसमें सारी एडजस्टमेंट सिंपल है। सिर्फ एक एडजस्टमेंट जो प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड है, सेकेंड वन, 15% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन्स। एंड आपको जो बैलेंसेस दिए हैं उसमें प्लांट एंड मशीन का बैलेंस दिया है, एडिशन इन प्लांट एंड मशीनरी भी दिया हुआ है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी दिया हुआ है। यस, सो इसमें जो प्रीवियस सम था उसमें परचेस का पॉइंट था, इसमें सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का दिया हुआ है। सो आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट। रिमेनिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, ऑल हिडन एडजस्टमेंट्स आर सिंपल विच वर कवर्ड इन प्रीवियस सम्स। सो ये सम एंड 19 सम आपको खुद करना है, सिर्फ एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हियर यू कैन सी द बैलेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री, रेंट एंड टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री, देन फैक्ट्री एक्सपेंस। सो ये जो फर्म है इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सो यहाँ पे ये जो प्लांट एंड मशीन्स दिया हुआ है वो फैक्ट्री से रिलेटेड है।
सो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ है, बट ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। सो अकॉर्डिंगली इसकी जो भी एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की या एडिशन, इट मीन्स परचेज सेल की, उससे कुछ कनेक्टेड ट्रेडिंग में भी आएगा, विच आई विल एक्सप्लेन यू। Now I will explain you the second adjustment, 15% depreciation on plant and machine, where you have balances, plant and machine 33,300, addition in plant and machine from 1/7/2016 24,000, sell of plant and machines on 1/4/2016 the book value was rupees 6900 and we sold at 4800. Yes, these three balances are given which will be affected by this adjustment, 15% depreciation on plant and machines. So यहाँ पे मैंने जो भी balances पे इफेक्ट आएगी वो सारे balances यहाँ पे लिख दिए हैं. Yes, you have to calculate 15% depreciation and you have 3 balances details. Now let's understand how you have to solve. First of all, plant and machine is our asset. So बैलेंस शीट में asset side रिकॉर्ड करेंगे. So जो बैलेंस आपको दिया है 33,300, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. So in balance sheet you have to record on asset side प्लांट एंड मशीन्स. जो आपको बैलेंस दिया है फर्स्ट 33,300, सो यू हैव टू रिकॉर्ड 33,300 in inside column. Then you can see there is addition in plant and machine. It means और कुछ additional machines purchase की गई है 24,000 की. So we are purchasing, so वो हमें add करना है. So plus addition, $24,000. Then there is sell of plant and machine. जो भी बैलेंस है उसमें से हमने कुछ मशीन्स, कुछ प्लांट एंड मशीन हमने सेल कर दिया है. यस, एंड इसकी डेट आपको दी है 1/4/16 को. बुक वैल्यू जो ये हम मशीन सेल कर रहे हैं उसका बैलेंस है 6900 एंड वो हमने सेल की है 4800 पे. यस, सो वी आर सेलिंग दिस मशीन ऑफ 6900. यस, सो यहाँ से हम जो माइनस करेंगे वो 6900 माइनस करेंगे. लेस सोल्ड 6900. हम जो सेल कर रहे हैं वो 6900 की मशीन सेल कर रहे हैं. सो लेस 6900. So here the balance is 50,400. अब जो हमने मशीन परचेज की थी, जो हमने सेल की थी, उसकी हमने इफ़ेक्ट दे दी है. यस, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 15% डेप्रीसिएशन. जनरली अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दिया है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे थे, बट यहाँ पे डेप्रीसिएशन सेपरेटली कैलकुलेट होगा क्योंकि जो हमने मशीन परचेस की है, जो एडिशन है वो 1/7 को है. सो उस पर पूरे साल का डेप्रीसिएशन नहीं आ सकता. वी हैव टू प्रोवाइड डेप्रीसिएशन फ्रॉम 7th month. यस, इवन जो मशीन हमने सेल कर दी है, यस, प्लांट एंड मशीन,
4800 में, उसकी बुक वैल्यू दी है 1416, इसी डेट पे हमने सेल की है। मशीन है 6900 की, हमने सेल की है 4800 में। सो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट या लॉस, उसकी इफेक्ट आएगी। इस पर कोई डेप्रीसिएशन नहीं आएगा, क्योंकि बिगनिंग ऑफ आवर फाइनेंशियल ईयर वी आर सेलिंग दिस प्लांट एंड मशीन। यस, सो यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन आएगा वो एडिशनल मशीन्स पे आएगा जो हमने परचेज़ की है, एंड जो हमारे पास 33,300 की है उसमें से कुछ मशीन हमने सेल कर दी, रिमेनिंग पार्ट जो हम सेल नहीं कर रहे हैं उस पे आएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सो हियर फर्स्ट आई एम राइटिंग द एडिशनल पार्ट जो हमने बाद में परचेज किया है। एडिशनल प्लांट एंड मशीन that is of rupees 24,000 and the date is 1/7/2016. And amount is 24,000. First we will see what depreciation we have to calculate on this. रेट ऑफ डेप्रीसिएशन आपको दिया है 15%, सो 24,000 मल्टीप्लाई 15%, so you will get 3600. बट ये 3600 पूरे साल का आया। हमने ये मशीन परचेज की है 7th मंथ की बिगनिंग में। सो यहाँ पे जो आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है वो 7th मंथ से करना है। यस, सो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 एंड 3। यस, मार्च में हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ तक का डेप्रीसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, टोटल 9 मंथ्स। सो यहाँ पे 3600 नहीं आएगा, 3600 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 12, सो 2700। ये जो हमने न्यू मशीन परचेज की है उसका डेप्रीसिएशन आएगा 2700। नाउ द रिमेनिंग टू प्लांट एंड मशीनरी 33,300, जिसमें से हमने कुछ सेल कर दी है। अब हमारे पास टोटल 33,300 है जो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमारे पास थी। यस, अब इसमें से मैंने 6600 की तो सेल कर दी है, उस पर तो डेप्रीसिएशन नहीं आएगा, रिमेनिंग पार्ट पे आएगा। सो ये जो 33,300 की है उसमें से 6900 को सेपरेट करना पड़ेगा। यस, सो हियर आई एम राइटिंग द प्लांट एंड मशीनरी विच वॉज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर 33,300 एंड 6900 की तो हमने सेल कर दी। यस, उस पर डेप्रीसिएशन नहीं आएगा। सो द रिमेनिंग वी हैव 26,400। इस पे हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे 15%, so 26,400 multiply 15%, so you will get
33,960. अगेन आई रिपीट, जो हमने एडिशनल मशीन परचेज की थी उसकी डेट दी थी, सो उसका डेप्रिसिएशन हमने सेपरेटली कैलकुलेट किया है, यस 9 मंथ्स का। एंड उसके अलावा जो मशीन का इनिशियल बैलेंस दिया था 33,300, उसमें से हमने सेपरेट किया है जो मशीन सेल कर दी है, उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिक डेट नहीं दी है, हमने बिगनिंग की बुक वैल्यू दी है। सो 1/4 को हमारे फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ही वो सेल हो चुकी है, सो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। वो माइनस करके जो रिमेनिंग पार्ट है 26,400, उस पर डेप्रिसिएशन आएगा। सो नाउ वी हैव टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ ₹6,660 इज जो 24,000 की मशीन पे है एंड जो रिमेनिंग 26,400 की मशीन पे है। सो टोटल हमारा डेप्रिसिएशन आया 6,660 दैट वी हैव टू रिकॉर्ड। एक तो ये प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंस में से माइनस हो जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन 6,660। सो जो इसका रिमेनिंग बैलेंस आएगा, जो आप आउटसाइड कॉलम में लिखोगे, दैट विल बी 43,740। नाउ ये जो डेप्रिसिएशन हमने प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस किया है बैलेंस शीट में, इसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। इस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड you have to record this depreciation. Yes, depreciation on plant and machine 6,660. Now the most important thing, वैसे depreciation हम P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये फैक्ट्री की प्लांट एंड मशीनरी का है। यस, सो ये डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मशीन हमने सेल कर दी है 6,900 की, उस पर डेप्रिसिएशन तो नहीं आएगा, बट यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि मशीन हम सेल कर रहे हैं 6,900 की, यस, बट वो हमने सेल की है 4,800 पे। इट मीन्स हमने लॉस के साथ सेल की है। सो यहाँ पे 6,900 की मशीन हम सेल कर रहे हैं 4,800 पे, सो 2,100 का हमें लॉस हो रहा है। येस, वाइल सेलिंग दिस प्लांट एंड मशीन वी आर इनकरिंग लॉस ऑफ ₹2,100। सो ये जो 2,100 का हमें लॉस हुआ है, उसकी भी हमें इफ़ेक्ट देनी पड़ेगी। सो यू हैव टू रिकॉर्ड दिस लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन 2,100। नाउ ये जो हमें लॉस हो रहा है वो हमारे प्रोडक्शन की वजह से नहीं हो रहा है। यस, जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आवर प्रोडक्शन एक्टिविटी। यस, उसकी वजह से हो रहा है, इसलिए हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया था। बट ये जो हमें लॉस हो रहा है वो कोई प्रोडक्शन की वजह से नहीं हो रहा है। सो ये जो हम लॉस रिकॉर्ड करेंगे वो P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। This adjustment and all the points which were connected to this adjustments are new, so make sure and there will be no doubt. If you have any doubt you can contact me.
So this way you have to make calculations and you have to give effect. Once more I am just highlighting all the effects. जो आप बैलेंस शीट में लिखोगे, पहले टोटल 33,300, उसमें जो हमने एडिशनल परचेस की है वो प्लस हो जाएगा, जो हमने सेल कर दिया है वो माइनस हो जाएगा, एंड सेपरेटली आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बाय विच यू आर गेटिंग द टोटल डेप्रिसिएशन 6,660, वो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीन में से माइनस हो जाएगा. यस. एंड जो इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट है वो एक तो डेप्रिसिएशन की जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो हमने मशीन सेल की है जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है उसकी इफ़ेक्ट जाएगी P&L अकाउंट में. आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर. So you have to solve sum number 17 and 18. Important points I explained through this video, and sum number 19 is your homework. You have to try by yourself. ये जो 19 sum है उसमें maximum सारे points cover हो जा रहे हैं, so it is very important. and बहुत सारे इसमें adjustment है, connected है, so you have to solve this sum with proper care. yes, कोई भी point miss ना हो. as soon as possible solve this 19 sum, and if you have any doubt you can contact me. Here we are completing the second chapter.